गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास हो रही है ना। तो हम सिविक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट। इसमें हमने कुछ कुछ पार्ट पढ़ लिया था। गवर्नमेंट क्या होता है और लॉ क्या होता है, और कोई भी गवर्नमेंट इतने बड़े देश को कैसे प्रॉपरली रन कर पाती है, वेरियस फंक्शंस उसके कौन कौन से होते हैं, एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, कि इतने बड़े देश को रन करने के लिए जो उसको फाइनेंशियल नीड होती है गवर्नमेंट की, वो कैसे पूरी होती है। ठीक है, तो हमने ये वाले टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा आपको तो पता है कि 2017 में 30 जून 2017 में जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी टैक्स जो था, मतलब इस टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं, और ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है ना। और ये क्या है एक्चुअली, दिस टैक्स रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेस लिवाइड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेटमेंट। जो बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, उनकी जगह सबको मिला के एक ही टैक्स हो गया था, जीएसटी करके। तो ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या था कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके कोर्स में बहुत लिमिटेड है, बट फिर जब आप आगे पढ़ोगे क्लासेस में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली 3 होते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, ठीक। सेकंड जो होता है दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, हु आर अथोराइज्ड, जिनके पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी मतलब कुछ पर्टिकुलर काम करने की पावर होती है। ठीक है। दे हैव अथॉरिटीज एंड दे रन द कंट्री इन अ प्रॉपर वे। तो ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वो ग्रुप जो है पीपल के, वो अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। कुछ उनमें से लेजिस्लेचर होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, और कुछ जुडिशरी में जाते हैं। तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, लेजिस्लेचर में ये जो ग्रुप होता है गवर्नमेंट का, ये जो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, ये लॉ फॉर्मेशन करता है, लॉ बनाता है। मेकर्स, दीज आर नोन एज लॉ मेकर्स। तो लेजिस्लेचर्स में जो होते हैं, दे आर लॉ मेकर्स एक्चुअली। ठीक है। अब लेजिस्लेचर में कौन कौन होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हम किसे कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा हम किसे कहते हैं, राज्यसभा हम किसको कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल आपने टीवी में देखी होगी ना, जहाँ पे बहुत सारे बहस होती रहती है, आती रहती है, उसको कहते हैं संसद की कार्यवाही, लेकिन एक्चुअली दैट इज़ लोकसभा। लोकसभा के लोग जो होते हैं उनको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। राज्यसभा जो होती है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इनमें जितने भी लोग होते हैं वो सब लॉ मेकर्स होते हैं। ठीक है। लेजिस्लेचर का हेड प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो सारे के सारे काम करना पड़ते हैं, जो मेन काम करने पड़ते हैं, वो सब प्राइम मिनिस्टर को करने होते हैं। ठीक है। तो वो मैं आपको सब आगे बताऊंगी बाद में, आपके कोर्स में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी आप ये समझ लो सिर्फ कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 पार्ट्स में गवर्नमेंट काम करती है। पहला पार्ट जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, ये लॉ मेकर्स होते हैं कि कौन सा कानून बनाना है, ठीक है, कौन सा लॉ बनाना है, ये काम होता है इनका। इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग होते हैं, लोकसभा मीन्स हाउस ऑफ पीपल जो दिल्ली में है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, इसके जो मेंबर्स होंगे और इसके मेंबर्स, ये सारे के सारे लेजिस्लेचर में आएंगे।
नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव द सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड ऑर्गन एग्जीक्यूटिव जो होता है, इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। एग्जीक्यूटिव, इट इज़ द सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट कंटेन्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ऑफिशियल हेड, लेकिन एक्चुअल जो मैक्सिमम जो पावर होती है या फिर जो काम किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, और उसके जो सब मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है, जो काउंसिल होती है, वो मिलके ये सारा काम करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो होता है वो क्या करता है? लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए होते हैं उनको अप्लाई करता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में जो लोग होते हैं वो इनके बनाए हुए लॉज को, आप देखिए क्या होता है, प्रेसिडेंट और हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपको पता है प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट हैं ही इंडिया के। ठीक है, उसके बाद जो लोकसभा होती है उसमें लगभग 500 लोग होते हैं। मैं इधर पे फिर से लिख देती हूँ इसको समझाने के लिए। दिस इज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेकंड हाउस ऑफ पीपल, और थर्ड वन इज काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये तीनों मिलके पहले कैसे लॉ बनाते हैं? इसमें लगभग 500 लोग होते हैं, जो अपना लोकसभा होती है, जो हाउस ऑफ पीपल जो आप टीवी में देखते हो दिल्ली में। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, इसमें लगभग 250 लोग होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग मिलकर कोई भी लॉ बनाते हैं। पहले लोकसभा में कोई भी बिल आता है या फिर कुछ भी, स्पेशली मनी का बिल लोकसभा में ही सबसे पहले आता है, वो सब छोड़ो आप, तो सबसे पहले ये दोनों मिलके जो भी लॉ बनाते हैं और उस पर प्रेसिडेंट हाँ बोल देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को साइन करने होते हैं, तो यहाँ से कोई भी लॉ बन गया। अब उस लॉ को अप्लाई कैसे करना है, उसको इनैक्ट कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, ये सब कौन देखता है? एग्जीक्यूटिव के लोग देखते हैं। एग्जीक्यूटिव में जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट ही होते हैं वापस, है ना, ऑफिशियल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्क जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर के पूरी मंत्री लोग होते हैं, है ना, इनके जो मंत्री काम करते हैं, जैसे कि गृह मंत्री हुए, विदेश मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और भी बहुत सारे तरीके के मिनिस्टर जो होते हैं, रेल मिनिस्टर वगैरह, वो सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो वो उन लोगों ने जो लॉ बनाए हैं उन लॉज को ये इनेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जुडिशरी, जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी इसमें ये थर्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है। इंडिपेंडेंट ऑर्गन का क्या मतलब होता है वो बताती हूँ। पहले समझ लो कि जुडिशरी क्या होता है। जुडिशरी में कोर्ट्स और जजेस। ठीक है, कोर्ट्स कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट्स प्लस लोअर कोर्ट्स, सारे के सारे जितने भी इंडिया में कोर्ट्स वगैरह हैं और उनके जजेस वगैरह होते हैं, वो सब जुडिशरी के पार्ट्स माने जाते हैं, जुडिशरी के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब पूरे देश में कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही हैं, कोई लॉज तोड़े तो नहीं जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनो, इन्होंने लॉ बनाए, इन्होंने अप्लाई किए। ठीक है, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव ने लॉ अप्लाई किए, और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट भी करता है, और दूसरी बात ये नज़र रखता है कि भाई जो लॉ बनाए गए हैं, जो लॉ एनेक्ट किए गए हैं, अप्लाई किए गए हैं, वो ठीक से काम कर भी रहा है, उनके ऊपर ठीक से काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई उन लॉज को तोड़ तो नहीं रहा है। और दूसरी बात, वो सारे के सारे लॉ ऐसे कोई मनमानी से नहीं बना सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, चाहे लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव, सभी को सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही कोई भी लॉज बनाने होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक, समझ लीजिए कि हमारी सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको हम,
मोस्ट एक्सटेंसिव रूल बुक है। मोस्ट एक्सटेंसिव रूल बुक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरी बुक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सभी को फॉलो करना है, सिंपल सिटीजन, कॉमन सिटीजन्स को भी और इनको भी, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, जो गवर्नमेंट के पीपल हैं उनको भी, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी बातें की गई हैं वो सभी इंडियंस को माननी पड़ेंगी, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो कितने भी बड़े ऑफिसर्स हों, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे आप कुछ भी हो, ठीक है ना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गेटिंग? प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं दिए गए हैं, उसमें कुछ राइट्स भी दिए गए हैं। राइट्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक है, अब रूल्स को फॉलो करना हमारी ड्यूटी है, तो ड्यूटी के साथ साथ हमारे को कुछ फ्रीडम भी दी गई है, ठीक है, तो उनको कहते हैं राइट्स। तो कुछ राइट भी दिए गए हैं जो कि सभी सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम सब फॉलो करते हैं उसी तरीके से सब लोगों के पास राइट्स भी हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट का इंसान हो, चाहे वो सिंपल सिटीज़न हो, ठीक है। अब ये आप आगे चल के पढ़ोगे कि कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं और कैसे कैसे राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जुडिशरी ये देखता है, जुडिशरी में जो लोग होते हैं मतलब कोर्ट्स और जजेस, इनका काम ये होता है कि ये इस बात के लिए नज़र रखें, ये इस बात को इंटरप्रेट करें कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ अप्लाई किए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं। सो यू कैन से दैट इन ईच एंड एवरी कंडीशन the legislature, executive, all of them has to follow the constitution, the rules and regulation as well as the rights. Fine. अच्छा, इसके बाद हम जुडिशरी को गार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ही इज़ द गार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कुछ नहीं जा रहा है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा होगा, किसी लॉ को तोड़ा जाएगा, चाहे फिर वो किसी भी सिटीज़न के द्वारा तोड़ा जाए, ही और शी विल बी पनिशेबल, उसको दंड दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तरीके से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो होती है पूरी, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पीएम ही गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का जो कि 3 पार्ट्स में बटा होता है, लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आती हैं। एग्जीक्यूटिव जो होता है जो कि लॉ को अप्लाई करते हैं, उसमें प्रेसिडेंट हेड होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम पीएम को ही करना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट, पीएम और पीएम के पास जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो, ठीक है ना। इसी तरीके से जुडिशरी थर्ड ऑर्गन होता है। और अच्छा, एक और बात, ये इंडिपेंडेंट क्यों होता है? देखो, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि ये लॉ बना रहे हैं और ये लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ भी लॉ बनाया और उन्हें कुछ तो भी अपने मन से अप्लाई करना, नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। लेकिन जुडिशरी जो होता है वो इंडिपेंडेंट है, वो इसको भी देखता है और उसको भी देखता है कि ये दोनों ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तो इंटरप्रिटेशन करना है, उनको गार्जियन बने रहना है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो यू कैन से दैट जुडिशरी इज द इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कोर्ट्स एंड जजेस। तो ये पूरा सिस्टम होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स शामिल होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद ये है कि इन सब के जो काम होते हैं, इनका लॉ बनाना, इनका लॉ को अप्लाई करना और इनका लॉज को इंटरप्रेट करना, गार्ड करना कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सब काम इनको किसने दिए, है ना। गवर्नमेंट तो सबसे ऊपर होती है, तो गवर्नमेंट को कौन काम बताता है, कौन इनको देखता है कि ये काम आपको करने और ये काम नहीं करना है? कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम कह सकते हैं कि जो वो बुक है वो इतनी पावरफुल है कि वो सब गवर्नमेंट को, बड़े बड़े नेताओं को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को अपने कंट्रोल में रखती है, ठीक है ना। मज़ेदार बात। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट को कितना काम करना है, कैसे काम करना है और कब लॉ, मतलब अगर लॉ टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ये सब हमें कैसे पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही था इसमें।
इसके बाद एक छोटा सा क्विक रिवीजन है पेज नंबर 135 पे, व्हाट इज़ गवर्नमेंट मेड अप ऑफ। तो गवर्नमेंट किससे बनती है? गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ सम पीपल who have authority to make laws and they are elected by the votes, general vote of people. Which organ of government is responsible for making laws? Making laws, law makers किसको कहते हैं? legislature. तो the right answer is legislative. इन्होंने legislative लिखा है, ठीक है। डैश इज अ चार्ज लिवाइड बाय गवर्नमेंट, टैक्स, ये सब मैं आपको PDF बनाकर दूंगी, ठीक है ना। खैर अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो ना कि जो मैं समझा रही हूँ उसके बाद आप एक बार रीडिंग लगाते हो बुक की, तो आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चंस PDF में से देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू देम बाय योरसेल्फ। लेकिन अगर कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, उसे PDF ही बनाने में विश्वास रखते हैं, दैन इट्स ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट। इसमें एक तो नेशनल लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट, फिर स्टेट लेवल पे काम करती है और लोकल लेवल पे काम करती है, ठीक है। सो दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट, या लेवल्स भी कह सकते हैं हम, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो देयर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट इज नेशनल लेवल, सेकेंड इज स्टेट लेवल और थर्ड इज लोकल लेवल, ठीक है। अच्छा, नेशनल लेवल पे हर लेवल पे इनके जो काम होते हैं, इनके जो इश्यूज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे डिफेंस है, रेलवेज़ है, ये सारी के, और फॉरेन कंट्रीज से जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं, उनके साथ हमें ट्रेड करनी है कि नहीं करनी है, उनके साथ हमें कैसे रिश्ते रखने हैं, कौन से देश के साथ हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, ये सब नेशनल गवर्नमेंट के इश्यूज़ होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज़ कौन से होंगे? जो स्टेट लेवल पे होंगे। इतने सारे स्टेट हैं इंडिया में, अब हर स्टेट की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, वहाँ की कंडीशंस अलग अलग है, तो हर स्टेट के जो गवर्नमेंट होती है उसको अपने अपने स्टेट की नीड्स और प्रॉब्लम्स के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। जैसे राजस्थान में बारिश नहीं होती अगर, तो यहाँ की गवर्नमेंट को उस हिसाब से काम करने पड़ेंगे, लॉ बनाने पड़ेंगे। अगर मुंबई में बहुत बारिश होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट को उसके हिसाब से लॉ बनाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। तो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के लेवल के इश्यूज़ के लिए काम करती है। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में हम आते हैं और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गए, सिटीज़ हो गई, विलेजेस हो गए, जैसे कि पंचायती राज वगैरह आपने सुना होगा, गाँव में पंचायतें होती हैं, है ना। तो ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो 3 लेवल की गवर्नमेंट, नेशनल, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना, जो केंद्र में बैठी होती है, केंद्र सरकार, ये सबसे बड़ी मानी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब हम पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं। वैसे तो पता है बहुत सारे देशों में अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट होती हैं, पर अभी आप छोटे हो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। 9th-10th क्लास में जाके आप पढ़ते हो बहुत सारी और भी टाइप की गवर्नमेंट्स, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली 3 टाइप की गवर्नमेंट्स का ही डिस्कशन है। फर्स्ट इज़ मोनार्ची, सॉरी, ठीक है। सेकेंड इज डिक्टेटरशिप, एंड द थर्ड वन इज डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे देश में इसमें से डेमोक्रेसी है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं।
मोनार्ची क्या होता है, मोनार्ची में क्या होता था, जैसे पहले होता था राजा का बेटा राजा, है ना। तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, अब या आप आगे पढ़ोगे तो पहले क्या होता था, जैसे कोई राजा है, फिर उसका बेटा जो राजकुमार होगा वो ही जब बड़ा हो जाएगा तो वो राजा बन जाएगा। तो इस तरीके से अब क्या होता था, इसमें एक प्रॉब्लम होती थी कि अगर राजा अच्छा है तब तो उस कंट्री पूरी डेवलप कर जाती थी, लेकिन कभी कभी राजा बेकार भी होता था, आलसी सा, या फिर उसे कोई मतलब ही नहीं होता था सिटीजन से, कि वो अपने सिटीजन्स की नीड ही पूरी नहीं करता था, अपने में ही लगा रहता था, है ना। किसी ने अटैक कर दिया तो भी कुछ नहीं कर पाता था, हार जाता था। तो उससे क्या होता था कि जो सिटीजन्स होते थे वो परेशान हो जाते थे, क्योंकि अगर मान लो कोई अटैक करेगा तो वो हमारे को या जो सिटीजन्स को वो थोड़ी ना कोई बहुत फैसिलिटीज़ देगा, वो तो वहाँ के लोग जो जीत जाता था, है ना, दूसरे किसी राजा ने अटैक किया, वो जीत गया, तो जो यहाँ के जो सिटीज़न होते थे वो तो बेचारे परेशान हो जाते थे, है ना। तो मोनार्ची थोड़ा सा इसलिए गड़बड़ थी प्रॉब्लम, इसीलिए थोड़ी सी गलत गवर्नेंस सिस्टम था, क्योंकि इसमें डिपेंड करता था कि रूलर कैसा है। सिटीजन्स के पास खुद कोई राइट्स नहीं थे, कोई फ्रीडम ही नहीं होती थी, तो उसको बस रूलर को फॉलो करना होता था। अगर रूलर अच्छा है तो लाइफ अच्छी चली जाएगी सिटीज़न की, अगर रूलर ख़राब है तो सिटीजन्स की लाइफ बेकार हो जाएगी। डिक्टेटरशिप तो और भी गंदा है। डिक्टेटरशिप में भी यही होता है, एक कोई पर्टिकुलर रूलर होता है और वो बहुत स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को फॉलो करवाता है, और जो उसकी बात नहीं मानेगा वो पनिशमेंट होता है, हो सकता है उसको मार दिया जाए, हो सकता है फांसी दे दी जाए, वॉटेवर, पर बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सारी जगहों पर होता था, जैसे कि एडोल्फ हिटलर का नाम आपने सुना होगा, वो भी एक बहुत जर्मनी का रूलर था जो कि बहुत क्रूअल डिक्टेटर माना जाता था, ठीक है। जब आप डिक्टेटरशिप की बात करते हो तो एडोल्फ हिटलर का नाम जरूर आता है। इसी तरीके से अभी भी जैसे कि अपना ये किम जोंग कोरिया में, साउथ कोरिया में, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मे बी पॉसिबल कि वो डिक्टेटरशिप ही है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ के जो न्यूज़ आती है टीवी में उसमें तो यही दिखाई देता है कि वहाँ की जनता जो है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर काम करते हैं, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, है ना। और किम जोंग का तो टीवी में तो यही दिखाते हैं कि वो तो अपनी फ़ोटोज़ लगवाता है सब घरों में कि मैं ही भगवान हूँ, और जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं तो उनको बहुत पनिशमेंट दी जाती है। तो हो सकता है ये तो एक डिक्टेटरशिप ही हुई, ठीक है। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम। ये जो अलग अलग तरीके के सिस्टम, ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, इनको हम गवर्नेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो डेमोक्रेसी है ये बहुत सारे देशों में है, और ये सबसे बेस्ट अभी तक की मानी जाती है। कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में कुछ बुराइयां नहीं है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि जो डेमोक्रेसी को कुछ लोग बहुत ख़राब भी समझते हैं, और इसकी काफ़ी सारी आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं कि भाई डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ खास नहीं है। बट स्टिल जब बहुत सारी डिबेट की गई तो ये बात आगे आती है, ये बात पता चलती है कि ठीक है, डेमोक्रेसी में भी काफ़ी सारी बुराइयां हैं, काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, बट स्टिल बाकी जो गवर्नेंस सिस्टम है, बाकी जो तरीके हैं गवर्नमेंट के, उनसे बेटर है डेमोक्रेसी। खैर, जो भी ये चीज़ें हैं वो तो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, अभी तो आपको इससे छोटा सा पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है या एक गवर्नेंस सिस्टम होता है जिसमें इक्वलिटी होती है, फ्रीडम होती है, और फेडरलिज्म होता है, मतलब भाई ब्रदरहुड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहली बात होती है इक्वलिटी। डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स को इक्वल माना जाता है। कैसे इक्वल माना जाता है? सभी को पढ़ने के लिए दिया जाता है, सभी को स्कूल्स में, कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है ना। ऐसा नहीं होता है कि कोई गरीब है तो उसको पढ़ने से रोक दिया जाएगा, कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का इंसान हो, कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाला हो, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। तो डेमोक्रेसी की ये बहुत अच्छी बात होती है कि यहाँ पे इक्वलिटी होती है, ठीक है, हर तरीके से इक्वलिटी। और अगर आपको वोट देने का अधिकार होता है भाई, कि वोट भी सबके एक जैसे होते हैं, ऐसा 18 ईयर्स के ज़्यादा जो भी होगा इंसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ही कैन गो फॉर द वोट
वोटिंग्स, ठीक है, वो वोट देने के लिए जा सकता है और उसके वोट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ऐसा नहीं है कि अमीर ने वोट दिया तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और किसी गरीब आदमी का वोट फालतू है। 1 वोट 1 मैन, ये रूल होता है। इसके अलावा इक्वलिटी एजुकेशन की होती है, इक्वलिटी जॉब्स की होती है, इक्वलिटी हर जगह की फैसिलिटी की होती है। अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी है या फिर आपको एजुकेशन की फैसिलिटी है, जॉब्स चाहिए, तो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। किसी को पीछे नहीं रखा जाता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे, या अगर आप मुसलमान हो या आप क्रिश्चियन हो तो आपको नहीं एडमिशन मिलेगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट हो वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी कि सिटीजन्स के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। दूसरा होता है फ्रीडम। हमारे डेमोक्रेसी के सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत फ्रीडम दी जाती है सिटीजन्स को। क्यों, कैसे? तो वो इसलिए कि अगर हम किसी भी बात पे, अब जैसे गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, लेजिस्लेचर ने, और एग्जीक्यूटिव ने उनको अप्लाई किया और सिटीजन्स को समझ नहीं आया, सिटीजन को पसंद नहीं आया, ठीक है, तो सिटीजन्स उनके अगेंस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, रैली निकाल सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। प्रेस में जाके आप टीवी में देखते हो ना, न्यूज़ वाले कितनी ज़ोर ज़ोर से बहस करते रहते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या, तो बीजेपी वाले अपना बताएंगे, कांग्रेस वाले अपना बताएंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ के बैठे रहते हैं और रिपोर्टर पूछता रहता है क्वेश्चन कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, और वो आंसर देते रहते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे देश में या जहाँ पर भी डेमोक्रेसी फॉलो होती है, डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पर सिटीजन्स को ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि अगर उन्हें कोई भी काम सरकार का पसंद नहीं आता है या उन्हें समझ नहीं आता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थ्रू मीडिया, है ना, या फिर जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मुस्लिम कम्युनिटी जो है इंडिया की, उनको किसी बात को डिसएग्री थे वो किसी गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से, तो शाहीन बाग में बहुत सारी गैदरिंग हुई थी। अगर आप टीवी देखते हो तो आपको पता होगा, या घर में मम्मी पापा से डिस्कशन में सुना होगा, है ना, तो वहाँ पर भी गैदरिंग हुई थी। तो पीसफुल गैदरिंग हम कर सकते हैं, बहुत बार होती है शाहीन बाग में, क्या बहुत बार, हर कभी कभी होती रहती है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ से डिसएग्री होते हैं सिटीजन्स तो वो इस तरीके की पीसफुल गैदरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया के थ्रू, है ना, पेपर में अपनी बात कह सकते हैं, न्यूज़ जो आती है टीवी में उसमें अपनी बात कह सकते हैं। दीज आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस इज़ फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। तीसरा होता है ब्रदरहुड। अब हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश में स्पेशली कितनी डाइवर्सिटी है ना, कितने अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग धर्म को, कास्ट को, रिलीजन्स को, कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो भाई अगर हम एक दूसरे से चिढ़ेंगे या किसी एक ही धर्म और किसी एक ही कल्चर को डेवलप किया जाए और दूसरे कल्चर को डेवलप नहीं किया जाए तो उससे तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा और होगा क्या, आपस में लोग लड़ेंगे, सोसाइटी तो बेकार हो जाएगी, दंगे फसाद होंगे। तो फिर ब्रदरहुड तीसरी चीज़ होती है कि भाई आप सबको मिल के रहना है और एक दूसरे के रिलीजन को, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है। अगर आज कोई इंसान मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना चाहता है तो इसमें हिंदू को क्या प्रॉब्लम है, तुम अपने मंदिर में जाके पूजा करो भाई, है ना। तो वो अच्छा है, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी का कल्चर कुछ अलग है तो वो अपने कल्चर को फॉलो करेगा, आपका जो कल्चर आप अपने कल्चर को फॉलो करो। एक दूसरे के बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मिलजुल के रहो और अगर अच्छा नहीं लगता है तो अलग अलग अपने अपने घर में रहो, ठीक है, मतलब अपनी अपनी कम्युनिटी में रहो, ठीक है। लेकिन कोई किसी का इंसल्ट नहीं करेगा, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा, कोई किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिसेस नहीं बनाएगा। तो इसे कहते हैं ब्रदरहुड। तो डेमोक्रेसी एक्चुअली 3 चीज़ों पर बहुत एम्फेसाइज करती है, जोर देती है, इंपॉर्टेंस देती है। पहला था इक्वलिटी, दूसरा फ्रीडम एंड तीसरा ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स, ठीक है। तो इस तरीके की गवर्नमेंट हमारे देश में पाई जाती है। और एक और जो चीज़ होती है, इसमें हम गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं तो इसमें सिटीजन्स ही अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है। हम वोट देने जाते हैं, है ना, 18 साल से जो भी ऊपर होगा वो वोट दे सकता है। अब वो वोट देना क्या होता है, एक्चुअली कुछ लोग जो चुनाव लड़ रहे होते हैं तो उनको हम अपनी पसंद के इंसान को चुनते हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। और वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाता है, वो गवर्नमेंट में शामिल होता है, और या तो वो लोकसभा हो, है ना, नेशनल लेवल के जो
इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसमें भी हम वोटिंग करते हैं, और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है उसमें भी वोटिंग होती है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव जब सरकार बनाते हैं तो इस तरीके से हम ही सरकार को चुनते हैं, हम ही अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा में, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में, ठीक है। और फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ही अलग अलग लॉज बनाकर, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाकर उनको अप्लाई करके हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी वाली होती है उसको क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बात कही थी। क्योंकि अमेरिका में भी गवर्नमेंट कैसी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, डेमोक्रेटिक जो आइडिया आया था डेमोक्रेसी का, वो सबसे पहले ब्रिटिश वालों, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, वहीं से आया था, ठीक है। हालांकि बाद में ब्रिटेन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी अपनी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो आइडिया था वो दिया था। तो अभी दुनिया के बहुत सारे देशों में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, हमारा इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, बहुत बड़े बड़े सभी डेवलप कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होती है, ठीक है। ये डिक्टेटरशिप, मोनार्ची, थियोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, बहुत सारी तरीके की होती हैं गवर्नमेंट, वो कहीं कहीं होती हैं। ज़्यादातर देशों में जो अच्छे अच्छे देश हैं उनमें जनरली डेमोक्रेसी ही होती है, ठीक है। अच्छा, इन डेमोक्रेसी द पावर लाइज विद द कॉमन पीपल हु कास्ट देयर वोट्स। अच्छा, अब एक बात सोच के देखो, जब हम अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है, फिर वो हमारे लिए काम करते हैं। एक और बात है, अगर इंडिया में या डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है, तो वो गवर्नमेंट को तभी गिरा देते हैं और वापस चिल्लाना शुरू कि भाई अब वापस इलेक्शन कराओ, ठीक है ना। तो वापस इलेक्शन होते हैं। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सिटीजन्स की ही पसंद की बनती है, ठीक है, और सिटीजन्स ही उसको वापस वोट देके वापस भी बना सकते हैं। और अगर पसंद नहीं आएगी, वो ठीक से काम नहीं करेगी, सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि नहीं हमारे को कोई भी अच्छा काम नहीं मिल रहा है देश में, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो वापस चुनाव हो जाएंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सारी पावर किसके हाथ में है? सिटीजन्स के हाथ में। बेचारी गवर्नमेंट तो है, काम करती है, लेकिन उसको कौन गिरा सकता है, बना सकता है? हम सिटीजन। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? सिटीजन्स के हाथ में होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। अब आप देखिए, हाउस ऑफ पीपल जो होता है, लोकसभा होती है, उसमें लगभग 500 लोग होते हैं। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव पार्टी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा, उसमें भी लगभग 500 लोग लगभग होते हैं, सब 500 साढ़े 500, है ना। तो इतने सारे जो ये कैंडिडेट्स होते हैं जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं, तो जिस रिप्रेजेंटेटिव को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, जिसको वोट नहीं मिलते हैं वो हार जाता है। और अलग अलग एरियाज़ में वोटिंग होती है, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, ठीक है। ये सब आप आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी तो इतना नहीं है आपके कोर्स में। अच्छा, अब क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज़ हैं, आपने सुना होगा बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जनता दल है, और पता नहीं कौन कौन सी हैं, बहुत सारी, बीएसपी वगैरह वगैरह। तो इन सब में जो कैंडिडेट्स होते हैं, अब सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जिस पार्टी के होते हैं वो पार्टी विनर होती है, और वो पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है। उसको हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। क्या कहते हैं? रूलिंग पार्टी, ठीक है। और रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट एक होती है अपोजिशन पार्टी। अब जब हम वोट देते हैं तब एक दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक कोई ऐसी पार्टी हो जिसको इतने सारे वोट मिल जाएं और वो जाके गवर्नमेंट बना ले, वो रूलिंग पार्टी बन जाए। अब कभी कभार ऐसा होता है कि इतने सारे वोट्स नहीं मिल सकते कि मिले किसी भी पार्टी को, तो क्या करते हैं, कुछ पार्टीज़ मिल जाती हैं आपस में, और फिर अगर वो उनके पास इतने वोट्स हो गए तो फिर वो सब मिलकर गवर्नमेंट बना लेती हैं, ठीक हो। इसे कहते हैं कोएलिनेशन। और दूसरी बात क्या बता रही थी मैं कि हाँ,
फिर हम कहते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है उसे हम कहते हैं कि वो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी वर्ड होता है। तो मेजॉरिटी का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपके में, दीज रिप्रेजेंटेटिव बिकम द members of parliament the party which has maximum number of elected representative। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जो सबसे ज़्यादा पार्टी में, जिस भी पार्टी में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो क्या करेगी, वो गवर्नमेंट बनाएगी और इसको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने ही बनाई, सिटीजन ने वोट दिए तो गवर्नमेंट बनी। अगर उस पार्टी ने ठीक से काम नहीं किया तो अगली बार जब वोट डालेंगे तो हम उस पार्टी को वोट ही नहीं देंगे, तो वो दूसरी वाली पार्टी रूल करेगी। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट डरते हैं। गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी होती है वो सोचती है भैया अच्छा काम करो ताकि अगली बार भी हमारी ही गवर्नमेंट बने, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप देखो कि असली पावर किसके हाथ में है, सिटीजन्स के हाथ में है। सिटीजन्स को कितने सारी फ्रीडम दी गई है, सिटीजन्स को कितनी इक्वलिटी दी गई है, सिटीजन को कितना ब्रदरहुड दिया गया है, सिटीजन्स को कितने राइट्स दिए गए हैं। और तो और सिटीजन ही है जो इलेक्शन में वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जाकर ही गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो डेमोक्रेसी है उसमें सिटीजन्स कितने पावरफुल हैं। और इसलिए ही अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बात कही थी कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना। तो लोगों के ने ही गवर्नमेंट बनाई, उनके लिए ही काम करती है वो और उनके द्वारा ही काम होता है। तो एक छोटी सी बात है, ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है। तो अब आपको डेमोक्रेसी समझ में आ गई कि क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी कितने अलग अलग टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलो आज के लिए इतना काफ़ी, कल मैं आपको पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सितंबर में आपके टेस्ट सोच रहे हैं लेने की। अब देखते हैं कि अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, वैसे तो मेरे ख्याल से 2 ही चैप्टर होंगे आपके टेस्ट के लिए, ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा और परसों इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, परसों तक मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो आज 20 डेट है तो दे सकते हैं वैसे ये वाला चैप्टर भी टेस्ट में, कोई ज़्यादा थोड़ी ना है। जो सेकंड चैप्टर था वो तो बहुत ही छोटा सा था, आई थिंक क्या था उसमें, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी पहला चैप्टर भी, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लेना। वैसे तो मैं आपको सिलेबस अभी आज या कल मैं पक्का बता दूंगी, लेकिन जहाँ तक सिविक्स का सवाल है ये 3 चैप्टर्स तो आप रेडी कर ही लो, ठीक है। तो कल अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और जो बच्चे कॉपी सबमिट करके चेक करा रहे हैं दे आर वेल एंड गुड, बट जिन्होंने अभी तक नहीं दी है तो एज सुन एज पॉसिबल यू सबमिट योर कॉपीज ताकि मैं उन्हें चेक करके टाइम पर आपको लौटा सकूँ, बिकॉज यू हैव टू गो फॉर द टेस्ट, ठीक है। तो कीप स्टडिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।